everyone, welcome on this YouTube channel, and today we are going to discuss some more biology practice questions that are very important according to the exam point of view. So the first question of your today practice session is going to be, of the following of the land plant, bryophytes alone have independent dash and an attached dependent dash. ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। इसमें हमसे पर्टिकुलरली पूछा गया है कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के अंदर जो स्टेजेस आती है उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका होता है, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका होता है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो आपको पता है प्लांट किंगडम को मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आता है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जिसका अदर नेम अगर हम कंसिडर करें तो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स के बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स, एंड टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे पास हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और हायर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आएंगे आगे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ब्रायोफाइट की बात हो रही है तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का साइकिल होता है। ठीक है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आपको हैप्लॉइड प्लस में डिप्लॉइड स्टेज दोनों देखने को मिलेगी। अब कौन सा हैप्लॉइड फेज होता है आपको पता है, जो हमारा स्पोरोफाइट्स होते हैं, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर डिप्लॉइड इन नेचर। इनका नेचर आपको कैसा देखने को मिलता है, डिप्लॉइड। जो गेमीटोफाइट होता है, गेमीटोफाइट, ठीक है, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। राइट, जब ब्रायोफाइट की बात हो रही है तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है, इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा होगा, दैट इज गेमीटोफिटिक। गेमीटोफिटिक मीन्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। एंड गेमीटोफिटिक अगर मेन प्लांट बॉडी है तो यही हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का सिंपल मतलब है यही फोटोसिंथेटिक है, ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। डिपेंडेंट फेज कौन सा होगा यहाँ पर जो डिपेंडेंट फेज होगा वो होगा स्पोरोफाइट, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द स्पोर आफ्टर परफॉर्मिंग द मियोसिस। राइट, इनका नाम भी इसीलिए रखा गया है। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा, गेमिटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट में रिडक्शनल डिवीजन होता है, गेमिटोफाइट में इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो हमारा जो स्पोरोफाइट है यहाँ पर डिपेंडेंट होता है, हैप्लॉइड बॉडी यहाँ पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पर नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। अगर फोटोसिंथेटिक भी होती है तो कुछ केसेस के अंदर होती है। तो यहाँ से हमें क्या बात क्लियर हुई, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या होगा, गेमीटोफाइट होगा। ठीक है, और डिपेंडेंट अटैच क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। नाउ मैच द आंसर, sporophyte, A, B gametophyte, no. This is going to be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following system of plant classification is a natural system of classification? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था। जब आप क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करोगे तो उसमें हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं। तो जब नेचुरल सिस्टम की बात आ रही है तो ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, which of the following is incorrect in reference to ब्रायोफाइट। अगेन ब्रायोफाइट से हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल, इसीलिए तो इनको क्या बोला गया है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, यस, इनमें आर्किगोनिया और हम लोग बोल सकते हैं एंड्रोशियम, इनके पास आर्किगोनिया होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, आर्किगोनिया होता है, एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म, ये भी इसमें होता है। इसमें जो मोटाइल स्पर्म है वो कौन से होते हैं, एंथ्रियोजोइड्स मोटाइल होते हैं। आर्किगोनिया से जो प्रोड्यूस होंगे वो हमारे नॉन मोटाइल रहेंगे। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिनॉइड्स होते हैं, पायरिनॉइड्स आर, व्हाट आर पायरिनॉइड्स। देखो,
जब आप थैलोफाइटा पढ़ोगे, थैलोफाइटा में आप पढ़ोगे एल्गी, एल्गी आप पढ़ोगे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। हम बात कर रहे हैं एल्गी में क्लोरोफाइसी की, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ये जो ग्रीन एल्गी है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ क्लोरोफाइसी के मेंबर के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पायरिनोइड। पायरिनोइड है क्या, याद करने का सिंपल तरीका है, पी से पायरिनोइड है, पी से प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन बॉडी होगा और उसके अराउंड स्टार्ची शीथ प्रेजेंट होता है। क्या कहा, बीच में एक प्रोटीन बॉडी होगा और इस प्रोटीन बॉडी के अराउंड ऐसे स्टार्ची शीथ प्रेजेंट होगा, दीज आर नोन एज पायरिनोइड्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्रेन्स, गलत। प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट, सही। प्रोटीन सराउंडेड बाय नो एंड नो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, the flesh of pear, guava and sapota fruit is gritty because of the presence of, यानी कि क्या ऐसी चीज है जिसकी प्रेजेंस की वजह से जो पियर फ्रूट है, गवावा है, सपोटा है, इनके अंदर हमें ग्रीटीनेस यानी कि थोड़ा सा खुरदुरा हम कह सकते हैं। मतलब आप जब उसको बाइट करते हो तो आपने देखा भी होगा कुछ हार्ड पोर्शन उसमें होता है, व्हाट्स दैट। सो ये है हमारे पास। जब भी बात करें ग्रेटीनेस की, फ्रूट के अंदर जो ग्रेटीनेस आता है बेसिकली एक स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से आता है, एंड टू बी स्पेसिफिक उस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का नाम है स्क्लेराइड्स, ठीक है। तो ये स्क्लेराइड्स होते हैं जिनकी वजह से ग्रेटीनेस आएगा। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। साइडा, a member of family Malvaceae, does not exhibit this prominent trait। कौन सा ट्रेट है जो आपको साइडा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में मे भी पॉसिबल है कि आपको ना पता हो, लेकिन मालवेसी फैमिली के बारे में तो आपको पता होगा। मालवेसी फैमिली जिसका मेंबर हिबिस्कस भी है, चाइना रोजम जिसे कहते हैं, वो भी इसी का मेंबर है, ठीक है। तो आप अगर साइडा का मान लीजिए आपको नहीं पता, तो कुछ फीचर आपको मालवेसी फैमिली के हिबिस्कस से पता होंगे, है ना। तो उससे आप थोड़ा सा यहाँ से शायद आइडिया लगा के इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो मोनो एडाल्फस स्टेमन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स। देखो बाकी इसमें सारी बातें सही है, मोनो एडाल्फस स्टेमन भी होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिलेगा, अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एपिकैलिक्स साइडा के केस में प्रेजेंट नहीं होता। हालांकि मालवेसी के मेंबर में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें एपिकैलिक्स देखने को मिलता है, बट टू बी पर्टिकुलर साइडा के अंदर हमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती। तो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट not differentiated into root, stamen, leaves are grouped under। अभी हमने बात करी थी शुरू में कि हम जो प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं तो लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म पहली कैटेगरी, जहाँ कहीं क्रिप्टोगैम्स या फिनेरोगैम्स होते हैं, जिसमें थैलोफाइटा हमारा पहला ग्रुप है जो सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है, जिनकी बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको कहते हैं थैलोफाइटा। क्लियर। 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन, 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट आपको यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर हमें फाइब्रल अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, वो फ्लैजिलीन नाम की प्रोटीन का बना होता है। बेसल ग्रेन्यूल में 9+2 अरेंजमेंट, सेंट्रियोल में भी 9+2 अरेंजमेंट, सॉरी 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1। सिनर्जीड हेल्प इन, जब आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे एंजियोस्पर्म में तो आपको पता है कि उसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर हमारी 3 सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर सिनर्जीड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ये सिनर्जीड्स बेसिकली करते क्या है, इन सिनर्जिड्स का काम क्या है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो उस पोलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करेगा, कौन, सिनर्जिड प्रोवाइड करेगा,
ठीक है। तो सिनर्जिड का काम क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म नो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय सैक नो, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू मेलिमिन नो। इनका सिंपल सा काम होता है कि जब ये पॉलन ट्यूब इसमें एंटर कर रही है तो उसको पाथ प्रोवाइड करना टुवर्ड दिस सेल, टुवर्ड द सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है उसके लिए, ठीक है। वो काम किसका होता है, सिनर्जिड का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज, आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, अगर याद है तो ऑब्वियस सी बात आप यहाँ से इसको करेक्ट कर सकते हो। आर्की बैक्टीरिया के बारे में अगर और बात करें तो आर्की बैक्टीरिया को हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मैथेनोजेंस हैं, ठीक है, जो थर्मस एक्वाटिक है, जो हाईली टेम्परेचर में रहता है, थर्मोफाइल हम जिसे कहेंगे, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। Bacillus thuringiensis is not archaea, Vibrio cholera is bacteria, E. coli is again bacteria, सिंपल हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में हम इन्हें कंसिडर करते हैं। क्लियर। ओके। The most abundant carbohydrate present in the biosphere out of the following is, आपसे पूछा गया मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और उसमें भी बोला गया है कि इन ऑप्शन में से बताइए, ठीक है। तो आपके, मेरे को पता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो रुबिस्को के लिए जाएंगे, बट रुबिस्को इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट एट ऑल, इट इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो रुबिस्को तो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लिग्निन, फ्रक्टोज और सेलुलोज में से अगर कंपेयर किया जाए तो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट वन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन गिवन ऑप्शन में से हमें मोस्ट अबंडेंट को सिलेक्ट करना था, ठीक है। अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट, इन्होंने कहा है कि एक बैक्टीरियल सेल है वो 1 मिनट में डिवाइड कर रही है, हर 1 मिनट में वो डिवाइड कर रही है। टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप, अगर एक कप को फिल करने में उसे 1 आवर यानी कि उसको 60 मिनट लग रहे हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप, उसको हाफ फिल करना है। देखो ऑब्वियस ही बात है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। आपको पता है जब एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है, राइट। जब ये एक बार डिवाइड हो रहा है तो इसने 2 सेल बनाया, यानी कि नंबर 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, है ना। वापस से ये डिवाइड होगा, फिर से इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर से नंबर 2 टाइम इंक्रीज हो गया कि 2 सेल डिवाइड हुई और वो 4 बन गई, है ना, ठीक है। यानी कि एक बार बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है और उसका नंबर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब वो हाफ था तो हाफ बैक्टीरियल सेल की सेल डिवाइड हो रही है तभी वो हाफ को फिल कर पा रही है। यानी कि मैं सिंपल सा ये कह रही हूँ कि जब हमारा जो, मान लीजिए ये हमारा वेसल है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, इतनी सारे बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सारे डिवाइड करेंगे तभी तो इस हाफ को फिल करेगी ना, क्योंकि 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब ये हाफ फिल है, तभी हाफ और बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, फिल हो जाएगा कंप्लीटली, है ना। यानी कि 59 मिनट्स में हमारा बैक्टीरिया इस कप को, इस वेसल को हाफ फिल कर रहा है। और जैसे ये एक और डिवीजन परफॉर्म करेगी, क्योंकि 1 ही मिनट लग रहा है इसे डिवीजन परफॉर्म करने में, वापस उस कप को वो फिल कर देगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 59 मिनट। क्लियर। हेट्रोस्पोरी इज सीन इन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोस्पोरी। मेनली आप जब भी हेट्रोस्पोरी की बात कर रहे हैं, हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, क्योंकि टेरिडोफाइट के मेंबर होमोस्पोरस भी हैं, 2 तरीके के स्पोर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हेट्रोस्पोरस भी हैं, ठीक है। तो होमोस्पोरस के अंदर आपको कुछ याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल, और हेट्रोस्पोर के एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको हेट्रोस्पोरी होमोस्पोरी से देखने को मिलेगा। हमसे पूछा गया कि हेट्रोस्पोरी किस में मिलेगा। तो देखिए जब हम होमोस्पोर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं लाइकोपोडियम, हम बात करें इक्विसीटम, ठीक है, हम बात करें साइलोटम, हम बात करें टेरिस की। ये सारे क्या है जिनके अंदर हमें होमोस्पोरी देखने को मिलती है। हेट्रोस्पोरी की बात कर रहे थे, हम आते हैं स्लेजिनेला की तरफ, के स्लेजिनेला के अंदर आपको हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। आइसोएटस के अंदर हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्योंकि एग्जाम्पल में हमें आइसोएटस दिया हुआ है तो हम इसके लिए जाएंगे, क्योंकि लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और टेरिस, इन तीनों के अंदर हमें होमोस्पोरी देखने को मिलता है। क्लियर। ओके। रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय, ठीक है, रेड रस्ट ऑफ टी किससे कॉज होता है। तो देखो यूस्टिलागो हमारा स्मार्ट फंजाई होती हैं ये, ठीक है,
स्मार्ट फंजाई है। पक्सीनिया हमारा स्पीसीज, ये भी अगेन फंजाई है। अच्छा और भी कहें तो जो यूस्टेरागो है, पक्सीनिया है, दोनों किसके मेंबर है? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। ठीक है। एंड सेफेलोस्पायरस स्पीसीज, सिस्टोकार्पस स्पीसीज। फेलोस्पायरस भी एक्चुअली हमारा, एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो यहां से इन्होंने पूछा रेड रस्ट ऑफ टी किससे कॉज होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सिस्टोकार्पस, सेफेलोस्पायरस। ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट, सेफेलोस्पायरस। एक्चुअली ये हमारा रेड रस्ट ऑफ टी किसके कॉज होता है? ये हमारा ग्रीन एल्गा से कॉज होता है। एक ग्रीन एल्गा है जिसकी वजह से रेड रस्ट ऑफ टी हमें देखने को मिलेगा। The cell wall component because of which class Cyanophyceae has been renamed as Cyanobacteria। ठीक है। आपको पता है जो हमारा प्रोटिस्ट आते हैं जिनके अंदर हम लोग हमारे बैक्टीरियाज को रखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को कंसिडर किया हुआ है। तो साइनोबैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमने उसको बैक्टीरिया के साथ रखा है? ठीक है, तो इसमें जिलेटिन नहीं हो सकता, पैक्टिन नहीं हो सकता, मुरेन नहीं हो सकता, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? एथनोबॉटनी इज, देखो नाम से पता चल रहा है, अगर आपको पता है एथनो क्या है, बॉटनी क्या है, तो इस वर्ड को ब्रेक करके भी आप आइडिया लगा सकते हो। एथनो मतलब जब हम एथनिक चीजों की बात कर रहे हैं, जब हम कल्चरल से रिलेटेड कुछ चीजों की बात कर रहे हैं। बॉटनी जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद आर्किया, नहीं। बॉटनी ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन वेरियस हॉटस्पॉट, नो। ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल, यानी कि हम एथन की बात करें, कल्चर की बात करें, एंड दी प्लांट। So option 3 will be the correct option. Clear? Sometime common sense से हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा। द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म जिनके लिए हम कहते हैं कि इनके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इनमें कौन सा होगा? तो हमारा जो ऑर्डर है दैट इज जेनेटेल्स इज द मोस्ट एडवांस वन। तो स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट इज कैसी होती है? हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है। तो हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है दीज आर डिप्लॉइड इन नेचर, 2n होती है। गैमेटोफिटिक आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, ओके। Consider the following assertion and reason and choose the correct answer using the code given below. Assertion क्या दिया हुआ है? Assertion दिया हुआ है जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड। देखो ये असर्शन तो हमारा सही है क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि जिब्रेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। बिकॉज जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज फ्रॉम एल्यूरोन लेयर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही करेक्ट हो जाता है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड A is the correct explanation of B. So option A is going to be the correct option. Clear? Select the living cell from the following using the code given below. इनमें से हमें प्लांट की कौन सी लिविंग सेल का एग्जांपल है वो देखना है। देखो प्लांट के अंदर जब भी आप सेल की बात कर रहे हो तीन तरह की मेन सेल आपको देखने को मिलेगी। पैरेन्काइमा जो लिविंग होती है, देन कॉलनकाइमा, उसी का एक और वर्जन होता है हमारे पास क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, राइट। तो इनमें से ये जो तीन होती है दीज आर लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट बॉडी, बट स्क्लेरेनकाइमा इज द डेड। डेड भी क्यों? क्योंकि मेच्योर हो जाती है तो हार्ड, क्योंकि इनका काम होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसलिए एट मेच्योरिटी ये हमारी कैसी हो जाती है? डेड हो जाती है। मेच्योर होने के बाद वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन से सिलेक्ट कर लीजिए। क्लोरेनकाइमा, यस इट इज लिविंग। कॉलनकाइमा भी लिविंग है, बास्ट ये लिविंग नहीं होता। प्रोसनकाइमा एंड सीव एलिमेंट, प्रोसनकाइमा इज अगेन लिविंग। सीव एलिमेंट लिविंग नहीं होता, ये मेच्योर होने पर ई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं और सीव एलिमेंट का सारा काम कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है, यानी कि वो हमारी कंपेनियन सेल्स जो इनके साथ प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, सीव एलिमेंट ई न्यूक्लिएटेड होती है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी।
A, B or D? Yes, option 4 will be the correct option. Next question है fusion of mature individual which directly act as a gamete is called. Fusion of mature, fusion की बात हो रही है और इसमें बोला है कि gamete का डायरेक्टली यहाँ से फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज अ गैमेट इज कॉल्ड. तो देखो जब बात कर रहे हैं हम लोग फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज अ गैमेट इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, एपोमिक्सिस, होलोगैमी. होलोगैमी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिविजुअल हमारा फ्यूज हो रहा है ना, जो आगे जाके गैमेट की तरह काम करने वाला है. इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ. पॉलन ग्रेन की जब भी आप बात करते हो, सपोज दिस इज अ पॉलन ग्रेन, तो इस पॉलन ग्रेन की 2 लेयर आपको देखने को मिलती है. इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास 2 सेल्ड या फिर 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर इनका डाइसेंस होता है. अगर 2 सेल स्टेज पे डाइसेंस है तो ऑफ कोर्स पॉलन ग्रेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जनरेटिव सेल्स होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी और ऐसे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जो बड़ी वाली सेल होती है, एक सेकेंड, ये हमारी एक और कवरिंग है, इसके बाहर हम बना लेते हैं. बड़ी वाली सेल को हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं, अंदर वाली सेल को हम लोग बड़ी वाली सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, स्मॉल वन को हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी जेनरेटिव. ठीक है, फिर उसके बाद अगर 2 सेल स्टेज पर पॉलन ग्रेन का डाइसेंस हो रहा है तो हमें यही देखने को मिलेगा. आगे जाके अगर 3 सेल स्टेज है तो ये जनरेटिव सेल आगे जाके डिवाइड हो जाती है और इसमें हमें 2 मेल प्रोन्यूक्लाई मिल जाते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आपने डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पढ़ा है तो जो सेंट्रल सेल्स होती है, जो पोलर न्यूक्लाई है, एक हमारा वहां से जाके फ्यूज होगा, एक एग से जाके फ्यूज होगा. क्लियर. बाहर वाली जो कवरिंग होती है, अंदर वाली कवरिंग जो होती है वो इंटाइन है, बाहर वाली स्ट्रॉन्ग टफ कवरिंग को एक्साइन बोला जाता है. इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन and exine is made up of sporopollenin which is very hard to break, even impossible to break. ठीक है, इसीलिए इस एक्साइन के अंदर स्मॉल जम पोर्स यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि आफ्टर मैचुरेशन पॉलन ट्यूब का जब जर्मिनेशन होगा तो इन जम पोर के थ्रू ही पॉलन ट्यूब हमारी जर्मिनेट करेगी. आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Development of sporophyte from the gametophyte tissue without involving fusion of gamete is known as. इन्होंने कहा development of sporophyte from the gametophytic tissue without involving the fusion of gamete. It means कि fertilization नहीं हो रहा है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट किसकी हो रही है, स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको हम एपोस्पोरी कहेंगे. अगर इन्होंने कहा होता डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट तो हम एपोगैमी के लिए जाते. क्लियर. इन डीएनए ए पेयर विद टी एंड जी पेयर विद सी. Which of the following statement is incorrect in this respect? Okay, charges rule से according, charge of rule से according हमारी ये 4 statement दी हुई है. A upon T ratio is constant. देखो अगर A T से पेयर हो रहा है तो obviously बात है A upon T ratio हमारा constant रहेगा. सही है. A plus T is equal to G plus C हो, ये बिल्कुल सही नहीं है. हाँ, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जितना AT कंटेंट अवेलेबल है उतना GC कंटेंट अवेलेबल होगा, है ना. तो ये तो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी. G is always equal to C, ये बिल्कुल सही है. And the sequence of nucleotide on one strand of DNA can be used to determine the sequence on the complements, ये बिल्कुल सही है. तो यहाँ से हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज बिकॉज. कहाँ डिफरेंस होता है आपको पता है. आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो एक तो डिफरेंस हमें नाम से ही पता चल गया कि इसमें राइबो शुगर होता है और इसमें डीऑक्सी राइबोस होता है. डीऑक्सी राइबोस का सिंपल मतलब है कि राइबो शुगर ही है बट उसमें डी मतलब रिमूवल हो गया है, ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन ग्रुप का. अब कहाँ पर
प्राइम पोजीशन के ऊपर जो एक हमारा ऑक्सीजन ग्रुप था उसका रिमूवल हो गया है और उसी वजह से यहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट है उसको हमने डीऑक्सीराइबोज कह दिया। हालांकि वो भी एक पेंटोज शुगर है, वो भी एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि हमारे डीऑक्सीराइबोज में 2 प्राइम पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इंस्टेड ऑफ इट हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह वहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक तो हो गया शुगर, ठीक है। दूसरा आपको पता है आरएनए के अंदर यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमीन, है ना। डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। तो यूरासिल और थायमीन है क्या, न्यूक्लियोटाइड बेस। तो डिफरेंस किसकी वजह से हुआ, एक तो शुगर की वजह से हो गया, दूसरा बेस की वजह से। सो ऑप्शन 1 गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब एनाटॉमी आप पढ़ोगे तो आप मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स की एनाटॉमी में डिफरेंसेस देखते हो। तो हम पढ़ते हैं कि जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स की स्पेसिफिकली लीफ की बात कर रहे हैं, तो मोनोकोट में जो लीफ होती है वो आइदर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी या तो वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा उसमें ऑप्शन हो सकता है कि वो आइसोबाइलेटरल है, ठीक है। दो तरीके की लीफ का पैटर्न देखने को मिलता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ। जब हम बात करें आइसोबाइलेटरल लीफ की, तो आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर जो मीसोफिल सेल्स और पैलिसेड टिश्यू होता है वैसी कोई सेल हमें देखने को नहीं मिलती। इंस्टेड ऑफ इट जो एडेक्सल पार्ट है, जो अपर पोर्शन होता है एडेक्सल एपिडर्मिस के, एडेक्सल एपिडर्मिस में हमें स्पेसिफिक टाइप की सेल देखने को मिलती है जिनका नाम है बुलिफॉर्म सेल। अब ये जो बुलिफॉर्म सेल्स है इनका काम क्या है, ये बुलिफॉर्म सेल बहुत ही सेंसिटिव होती है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फुल्ली टर्जिड हो जाती हैं और सरफेस का, लीफ के सरफेस का एक्सपोजर हो जाता है ना। जब इन्हें लगता है कि भैया सनलाइट बहुत ज्यादा है और वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएंगी यानी कि श्रंकन हो जाएंगी एंड देन लीफ का जो सरफेस है उसका एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मोनोकोटिलिडन को सर्वाइवल में हेल्प करती है, ठीक। कहाँ प्रेजेंट होगी, एडेक्सल पोर्शन की तरफ, अपर एपिडर्मिस में। तो अब देख लेते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन स्टोमेटल पिट ऑफ सक्यूलेंट प्लांट, नो। अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, बिल्कुल। कौन से मोनोकोट लीव्स, जो आइसोबाइलेटरल टाइप की एनाटॉमी को शो कर रहे हैं। दो तरीके की एनाटॉमी हमें मोनोकोट की लीफ में देखने को मिलती है, आइदर दे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड और आइसोबाइलेटरल, ठीक है। इफ दे आर आइसोबाइलेटरल देन दे विल कंसिस्ट दी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल। जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड, यानी कि किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपने लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोपेरॉन पढ़ा है या कोई भी ओपेरॉन आप पढ़ते हो तो एक जीन के अंदर में दो सेगमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से दो सेगमेंट देखने को मिलेंगे, एक होता है उसमें रेगुलेटरी सेगमेंट, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल सेगमेंट, ठीक है। रेगुलेटरी सेगमेंट और स्ट्रक्चरल सेगमेंट में क्या डिफरेंस होगा, दिस इज द स्ट्रक्चरल सेगमेंट, right, this is regulatory. Regulatory as its name is showing कि ये रेगुलेशन में काम कर रहा है। रेगुलेशन का मतलब कि इस स्ट्रक्चरल सेगमेंट के अंदर जो जीन प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे 3 जीन प्रेजेंट है, इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करना है, ऑफ करना है, वो ये रेगुलेटरी सेगमेंट डिसाइड करेगा। इसीलिए इस रेगुलेटरी सेगमेंट के अंदर ही हमारा इंड्यूसर होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, जिसको हम इनसे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे जीन बन रहा है वो तो स्ट्रक्चरल सेगमेंट हुआ ना, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। रेगुलेटरी सेगमेंट से जो भी प्रोटीन या एमआरएनए सेगमेंट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन कराएगा। तो जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा यानी कि आगे जाके प्रोटीन बनने वाला है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनने वाला है, उसके लिए स्ट्रक्चरल जीन होता है। प्रमोटर जीन की बात करें, ऑपरेटर जीन करें, रेगुलेटर जीन करें, वो तीनों के तीनों यहाँ लाई करेंगे और वो तीनों के तीनों किस में आते हैं, रेगुलेटरी सेगमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 यहां से करेक्ट हमारा हो जाएगा।
To back cross an individual heterozygous for tallness, it will be crossed with the parent having genotype. आपसे कहा गया है बैक क्रॉस के लिए, ठीक है, और हमें एक फिनोटाइप दिया गया है टी और टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इट विल बी क्रॉस विद द पेरेंट हैविंग जीनोटाइप. ये हमारा ऑफस्प्रिंग का है. आपको पता है जब हम मेंडल जेनेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास बैक क्रॉस होता है, ठीक है. बैक क्रॉस की थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका क्या जीनोटाइप रहा होगा, है ना. अब ऐसा तो है नहीं आपने प्लांट देखा और प्लांट को देखते ही आपने बता दिया अच्छा इस प्लांट का तो ये जीनोटाइप है ना. फिनोटाइप हम बता सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हैं, बट उसका जीन कंपोजिशन नहीं बता सकते. उसी को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें हमारे इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता है तो हम उसका बैक क्रॉस करेंगे और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट का क्या पॉसिबल जीनोटाइप होगा. तो बैक क्रॉस दो तरीके के होते हैं एक्चुअली, टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस, ठीक है. तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस होता है हमारा. जब हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल को उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं. ऐसा क्यों होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है. मान लीजिए आपके पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना. हमें पता है कि अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये होता है या ये होता है, दोनों ही कंडीशन में ये टॉलनेस के लिए जाएगा, राइट. लेकिन हमें ये पता है कि ये कंफर्म हमारा ड्वार्फ के लिए जा रहा है, ये ड्वार्फ बना रहा है, तो कंफर्म इसका जीनोटाइप क्या है, टीटी है. हमें नहीं पता जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या फिर वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी है ना. तो अगर जब हमें यही जीनोटाइप फाइंड आउट करना होता है तो हमें ये चीज तो कंफर्म मालूम है कि जो ड्वार्फ है क्योंकि रेसेसिव है और रेसेसिव कंडीशन होगा तो ये चीज मिलेगी ही मिलेगी. इसलिए टेस्ट क्रॉस में हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, है ना. बैक क्रॉस का सिंपल मतलब होता है आउट क्रॉस में हम लोग कराते हैं आउट क्रॉस ही कहेंगे, यस. आउट क्रॉस में हम लोग डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है. बैक क्रॉस में क्या होता है, आइदर वन ऑफ द पेरेंट, क्योंकि टेस्ट क्रॉस भी एक बैक क्रॉस है, आउट क्रॉस भी एक बैक क्रॉस है, तो यहां पर या तो हम लोग इस पेरेंट से या फिर हम लोग इस पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट से, राइट, इस पेरेंट से अपनी प्रोजेनी को क्रॉस कराएंगे. आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमने सिंपली क्या किया है, अगर हमने बैक क्रॉस करना है तो हम अपने इंडिविजुअल को, ये हमारा इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का हमें जीनोटाइप पता है लेकिन हमें पेरेंट का नहीं पता है. तो मान लीजिए हमारा जो पेरेंट है वो ये पेरेंट है और ये है, तो इन दोनों में से किसी के साथ भी हम क्रॉस कराएंगे टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉन. बहुत सिंपल है. इन्होंने पूछा है कि वो लाइट इंटेंसिटी जिसके ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि कोई भी लॉस नहीं यहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट्रिक ऑप्टिमम कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है. इसको कंपनसेशन पॉइंट कहा जाता है. क्लियर, ओके. Which of the following is a non-proteinous biocatalyst? इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा नॉन प्रोटीनियस है, मतलब बाकी तीन ऑप्शन हमारे प्रोटीन होंगे, एक यहाँ से नॉन प्रोटीन होगा. देखने में ही पता चल रहा है राइबोजाइम. राइबोजाइम क्या है, इट इज द आरएनए. आरएनए जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, तो नेचर तो उसका आरएनए हो गया ना, प्रोटीन तो वो है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. बाकी अगर आप प्रायोन्स की बात करें इसमें भी प्रोटीन होता है, एक्चुअल में है भी क्या, ये प्रोटीन ही है. वायरोन्स में भी प्रोटीन होता है, वीरोइड्स में भी प्रोटीन होता है. क्लियर. सिंसिटियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन. सिंसिटियल एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए. देखो आपने इन जनरल पढ़ा होगा कि एपिडर्मिस कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है ना. ये कैसी एपिडर्मिस है, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है और हमारी एपिडर्मिस के अंदर हमें लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिल रही है. लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए जब ये एपिडर्मिस बन रही थी तो कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. आपको पता है डिवीजन जो होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन,
जब आपका न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोसोल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। अगर दोनों डिवीजन हो रहे हैं तो दो डॉटर सेल बन जाएगी, एक सेल है इससे आगे दो डॉटर सेल बन जाएगी। क्लियर? न्यूक्लियस भी दोनों के अंदर चला गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी चला गया। लेकिन जब हम सिंसिटियल की सिनोसिटिक एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं तो कैरियोकाइनेसिस तो होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होगा, पर साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं होगा। एज ए रिजल्ट कॉमन साइटोप्लाज्म लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट यहां पर हो गई, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम सिंसिटियल स्टेट कहते हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सिंसिटियल एपिडर्मिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये एस्कैरिस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। स्टैटिक तो नहीं है ऑफकोर्स, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये आप इसको करेक्ट कर पाओगे। रिंगर सॉल्यूशन कंटेन, रिंगर सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी क्या कंपोजिशन होगी। तो रिंगर सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, आयन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाई इज नॉट यूज टू स्टेन क्रोमोसोम, कौन सी डाई में से हम क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्रोमोसोम का मतलब न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, कि क्रोमोसोम के अंदर है क्या, डीएनए है ना। तो अब बताइए कौन सी यहां से यूज नहीं कर सकते। देखो फ्यूलोजिन यूज करते हैं बिल्कुल, एसिटोकार्माइन बिल्कुल यूज करते हैं, सैफरन को यूज नहीं किया जाता। सैफ्रॉन बैक्टीरियल स्टेनिंग के लिए यूज होता है और बैक्टीरियल स्टेनिंग में भी ग्राम स्टेनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारी के सारी स्टेन से हम लोग क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं। द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू कंसिस्ट ऑफ, पहला जो जीनोम है वो क्या था हमारा, आरएनए था, डीएनए था, दोनों थे या प्रोटीन थे। हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया है। देखो पहला जो जीनोम है जिसको प्रिमिटिव माना जाता है वो होता है आरएनए। आरएनए क्यों, क्योंकि आरएनए अगर आप देखते भी हो, बैक्टीरियल सेल को देखते हो, जो वायरस होते हैं उनमें भी हमारा वायरस के अंदर भी मोस्ट ऑफ द वायरस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए जो होता है इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, ये साइटोसोल में भी प्रेजेंट रह सकता है, न्यूक्लियस में भी रहता है, लेकिन डीएनए इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस ओनली, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं रहता, है ना। सो द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू कंसिस्ट ऑफ आरएनए, क्योंकि प्रिमिटिव है। लेकिन नेचर को हमेशा स्टेबल चीजें चाहिए होती है, इसलिए नेचर ने क्या किया, डीएनए बनाया, क्योंकि आरएनए हमारा स्टेबल नहीं है, उसमें 2' पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। अ स्पंज हार्मफुल टू द ऑयस्टर इंडस्ट्री इज, तो स्पॉन्जिला, सिलियोना, सॉरी क्लियोना, हाइलोनीमा, यूस्पंजिया, इनमें से कौन सा है जो आपका हार्मफुल है। देखो स्पॉन्जिला के बारे में कहें, हाइलोनीमा या यूस्पंजिया, यूस्पंजिया जिसको हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं, ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल नहीं है, जिसमें क्लियोना जो है ये हार्मफुल होता है ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। इस ऑप्शन में एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नाइट्रोजन साइकिल गैसियस है, कार्बन साइकिल गैसियस है, बट फॉस्फोरस साइकिल हमारा क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल से बिलोंग करता है। सल्फर साइकिल भी हमारा सेडिमेंट्री में ही आता है एक्चुअली। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इन्होंने नॉट पूछा है तो इसमें फॉस्फोरस भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है। क्लियर? तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो दोनों ही आपके लिए करेक्ट होते हैं। A person is undergoing prolonged fasting. His urine will be found to contain abnormal quantity of, सिंपल सी बात है, कीटोन हमें देखने को मिलेगा। ऐसा पर्सन जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग के लिए गया है उसके यूरिन के अंदर हमें कीटोन डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ ड्यूट्रोस्टोम। आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोस्टोम या ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम का सिंपल मतलब होता है जब उनकी एम्ब्रोयोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन रहा है या एनस। अगर माउथ बन रहा है तो हम कहते हैं प्रोटोस्टोम है, अगर पहले एनस की फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रोयोलॉजिकल स्टडी में तो हम उन्हें ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म है वो ड्यूट्रोस्टोम की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनेलीड हमारा प्रोटोस्टोम है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर भी एनेलीड दे दिया, ये भी गलत हो गया। इस ऑप्शन में कहें तो आर्थ्रोपोड भी हमारा क्या है,
एनेलिड आर्थ्रोपोड दोनों के दोनों प्रोटोस्टोम है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इक्हानोडर्मेटा ड्यूटरोस्टोम है, हेमिकोडेटा ड्यूटरोस्टोम है, कोडेटा भी ड्यूटरोस्टोम है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Light compound microscope with 15x eyepiece lens and 45x objective lens will have a magnification of, अगर हम मैग्निफिकेशन निकालना है तो सिंपली हम इनको इनटू कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 675, यस 675 मैग्निफिकेशन पावर इसकी आ जाएगी। Which of the following palindromic sequence in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme? देखो restriction enzymes जो होते हैं, चाहे वो एंडोन्यूक्लियस हो चाहे एक्सोन्यूक्लियस हो, कुछ पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक मैनर में वो क्लीव करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है आप उनको 5' to 3' स्टडी करो या 3' to 5' स्टडी करो, वो आपको सेम सीक्वेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से देख लीजिए CACGTA, लेकिन क्या आप इसको ऐसे स्टडी कर रहे हो CACGTA, तो ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा। सेम इसमें भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा, GAT ATG एक सेकेंड, ATG नहीं, ये भी हमारा नहीं है, CGT TCG ATG देखो ये हमारा सीक्वेंस है CGT TCG, और यहाँ से भी अगर हम उसे पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये सीक्वेंस नहीं है एक्चुअली, तो हमें ये सीक्वेंस सीखना पड़ेगा, GAATTC, यस दिस सीक्वेंस इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज गोइंग टू बी करेक्ट। देखो आप इसको चाहे 5' 3' पढ़ो, चाहे 5' 3' to 5' पढ़ो, ये सेम सीक्वेंस आपको मिलेगी, क्लियर, यानी कि चाहे स्टैंड पे पढ़ो चाहे स्टैंड पे पढ़ो, आपको सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन एज ऑफ फिशेस इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने अभी तक तो याद कर लिया होगा, डेवोनियन पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ फिशेस कहते हैं। In one non-replicated chromosome, how many DNA molecules are present? Non-replicated chromosome है, कितने DNA molecule वहां पर present होंगे? तो आपको पता है एक क्रोमोसोम के अंदर आपका 2 DNA molecule है, यानी कि एक क्रोमेटिड यहाँ है, एक क्रोमेटिड यहाँ, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं 2 वहां पर प्रेजेंट। नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, कितने DNA molecule वहां पर प्रेजेंट होंगे? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। कोज ऑफ क्राई डू चैट सिंड्रोम इज, आपको पता है जिसमें कैट की जैसा वॉइस हो जाता है बेबी का, तो ये किसकी वजह से होता है? दिस सिंड्रोम इज एक्चुअली कोज, इसमें क्या होता है आपका लॉस हो जाता है। सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर देखो, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पहले आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी समझते हैं। ये हमारे क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, अब इसमें एक सेकेंड, यस हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम पी कहते हैं, जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम क्यू कहते हैं। जब क्राई टू शैट सिंड्रोम की बात करें तो हम बात कर रहे हैं 5th नंबर के क्रोमोसोम की। जो 5th क्रोमोसोम होता है, उस 5th क्रोमोसोम की जो हमारी शॉर्ट आर्म होती है, यानी कि जो पी आर्म होती है, इसके अंदर लॉस हो जाता है, ठीक है। सपोज यहां से कुछ सेगमेंट चला गया, जब ये सेगमेंट का लॉस हुआ तो इसके अंदर वो जीन प्रेजेंट था, और जीन के लॉस की वजह से ये सिंड्रोम हमें कॉज हो गया। तो ये बेसिकली हो किसमें रहा है? लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, ऑप्शन 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में अगर ये भी दिया हुआ हो ना कि 5th क्रोमोसोम की, यानी कि ऐसे दिया हुआ होगा, कैसे दिया हुआ होगा, जैसे आपको ये दिया हुआ होगा कि डिलीशन कहाँ पे हो रहा है? 5th पी पे हो रहा है, तो भी आप इसके लिए जाओगे, यानी कि 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर यहाँ पर डिलीशन हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is a poisonous mammal? इनमें से कौन सा poisonous mammal है? तो इसमें हमारा poisonous हो जाता है, यस, जो मेल प्लेटिपस होता है वो हमारा poisonous होता है, क्लियर। Which of the following cause typhoid fever in human? टाइफाइड की अगर हम बात करें, साल्मोनेला टाइफी, दिस इज द causative agent of टाइफाइड फीवर एक्चुअली, ठीक है। सिलोम इज स्पेस बिटवीन, सिलोम बेसिकली कैविटी है, और ये कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट होती है? दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट बिटवीन मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आएगा एक्चुअली, ठीक है। मेसोडर्म से जो ट्रू कैविटी होती है वो हमारी मेसोडर्म लाइंड होती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसे ज्वाइन करेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली फैट बॉडी विद मसल कनेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटेलाइज्ड बाय, पहला जो स्टेप है बायोसिंथेसिस में कौन कैटेलाइज करता है? ये हमारा है सबसे पहले तो हमारा चार्जिंग होता है, सबसे पहला स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से, ठीक है। एक्चुअली पेप्टाइड ट्रांसफरेज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक्चुअली। ऑप्शन सेकंड पेप्टाइड ट्रांसफरेज आई थिंक फर्स्ट एंजाइम होता है जिससे बायोसिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड हमारा चालू होगा। ट्रांसफरेज के लिए पेप्टाइड ट्रांसफरेज ये एंजाइम होता है एक्चुअली। ऑप्शन बी हमारा सही होगा यहाँ से, यस ऑप्शन बी हमारा सही होगा क्योंकि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कफर सेल आर फाउंड इन ह्यूमन। देखो ह्यूमन के अंदर कफर सेल स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आपको याद होगा लिवर के अंदर कफर सेल्स होती हैं। ये कफर सेल्स है क्या? बेसिकली ये मैक्रोफाज सेल है। मैक्रोफाज सेल्स टिश्यू स्पेसिफिक मोनोसाइट सेल को हम मैक्रोफाज सेल्स कहते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये जरूरी होती है, ठीक है, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, लिवर के अंदर प्रेजेंट है। तो कफर सेल कहाँ की मैक्रोफाज है? लिवर की। Which of the following reptile is a living fossil? इनमें से कौन सा रेप्टाइल है जो एक लिविंग फॉसिल है? तो ये है हमारा स्फीनोडोन। स्फीनोडोन एक लिविंग रेप्टाइल है हमारा जो एक फॉसिल भी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिक एम्ब्रॉयलॉजी। चिक एम्ब्रॉयलॉजी के बारे में कौन सी बात यहाँ से ट्रू नहीं है? द एग शेल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, यही बात गलत है। एग शेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लीवेज इन चीक एम्ब्रॉय इज मीरोब्लास्टिक, बिल्कुल। मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट क्लीवेज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें योक एक्यूमुलेटेड होता है, उस योक एक्यूमुलेशन की वजह से मोस्ट ऑफ द पोर्शन इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रहा है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है। चीक एम्ब्रॉय रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम योक सैक, यस। एक्शेल मेम्ब्रेन आर ट्विन नंबर, यस। सो ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। A man is affected by brachydactyly, an autosomal dominant trait that cause shortening of several fingers. What is the risk that the man first child will have brachydactyly? देखो इनमें बोला गया है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो ऑब्वियस सी बात है जब मेरे पास ये कंडीशन रहेगी, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट हुआ या ये कंडीशन रहेगी, तभी मेरे पास पॉसिबल है कि ये ट्रेट ट्रांसफर होगा, है ना। फर्स्ट चाइल्ड मेरा फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अब ऑटोडक्टाइली है तो हम इसको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन मान के चल सकते हैं, ठीक है। फीमेल हम यहाँ पे रिसेसिव मान के चल रहे हैं, तो जब आप क्रॉस करके देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 50% चांसेस होता है प्रोजेनी के अंदर इसके ट्रांसफर होने की, ठीक है। क्योंकि जब तक हमसे ये ना दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर कि फुल्ली होमोजाइगस कंडीशन है, तब तक हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन को ही लेके चलते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक पेरेंट का जीनोटाइप हमारा ये है, दूसरे पेरेंट का हमारा जीनोटाइप ये है, तो जब आप क्रॉस परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कुछ ये कंडीशन मिलेगी, ठीक है, जिसमें हमें मिल रहा है कि जो 50% पॉपुलेशन है उसके चांसेस है कि उसमें ब्रैकिडक्टाइली ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 4 के लिए हम जाएंगे 50% के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्रेड प्रेपरेशन के लिए, यानी कि बेकर ईस्ट की बात कर रहा है। तो बेकर ईस्ट कौन सा है? सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस को हम कहते हैं, जिसको बेकर ईस्ट कहा जाता है, जो ब्रेड प्रेपरेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। The gene controlling the 7p characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosome? सिंपल सी बात है, ये 7 क्रोमोसोम के ऊपर है, 1, 4, 5 और 6, 7, सॉरी 4, यस क्रोमोसोम की बात कर रहा है ना, यस। ट्रेट 7 है, क्रोमोसोम हमारे पास 4 क्रोमोसोम के ऊपर ये लोकेटेड थे, 1, 4, 5 एंड
7th chromosome. Okay, cells obtained from an organism, एक second, let it scroll. Yes, cell obtained from an organism were homogenized and centrifuged. A test indicated that the cell contained glycogen. If you were asked to find out as quickly as possible whether the cells were from a plant or animal, you would. तो हमें बोला गया है कि cells obtained from organism, कोई organism है, उससे हमने cells निकाली है, homogenized किया, centrifuge किया, एक टेस्ट किया जिससे हमें ये मिला कि जो सेल्स है दे कंटेन दी ग्लाइकोजन, उसमें ग्लाइकोजन है. You were asked to find out as quickly as possible whether the cells were from plant or animal, you would examine the centrifuge sample for the presence or extract of chloroplast, examine the centrifuge sample for the presence of centriole, answer immediately that the cell were from animal source. It is very difficult to answer the whether. ये तो हो नहीं सकता, immediately हम आंसर कभी नहीं करेंगे. हम किसके लिए जाएंगे, हम जाएंगे examine the centrifuge sample for presence of extract of chloroplast, examine the centrifuge sample for the presence of centriole. ठीक है, दोनों में से हम जा सकते हैं. प्लांट और एनिमल में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इस ऑप्शन के लिए एक्चुअली जाएंगे. क्यों? क्योंकि देखिए ग्लाइकोजन जिसको हम लोग एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमारा यहाँ से मिल गया, एक हिंट हमें यहाँ से मिल गया कि ग्लाइकोजन वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है. दूसरा हम देखेंगे कि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं. अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है देन इट इज क्लियर इंडिकेशन कि यस हमारा एनिमल सेल है. ठीक है, कंफर्म हो जाएगा. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर. फ्लोटिंग रिब इन ह्यूमन 4, हमें पता है कि 2 पेयर होते हैं तो फ्लोटिंग रिब 2 है. सही है, इन्होंने करेक्ट पूछा है ना, तो यही हमारा सही हो जाता है. अमाइनो एसिड बाउंडिंग प्रोटीन 16 नहीं होता, 20 होते हैं. टाइप ऑफ डायबिटीज सर्विकल वर्टिब्रल ह्यूमन, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है. नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम एट मेटाफेज. कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड है मेटाफेज स्टेज के ऊपर, अभी तक स्प्लिटिंग नहीं हुई है, वो हमारी प्लेट पर अरेंज है. तो यहाँ पर क्या होता है, 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस, 1 in mitosis and 2 in meiosis, 2 in mitosis and 4 in meiosis, 4 in both mitosis and meiosis. So 2 in mitosis, no, 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 no. Two in mitosis and 4 in meiosis. This option is going to be correct. I'm not sure for this question. सो प्लीज मेक श्योर कि अगर इसमें मैंने कुछ गलत भी बोला है तो आप प्लीज क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को. आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. एग ऑफ इंसेक्ट आर, देखो इंसेक्ट की बात हो रही है तो एग ऑफ इंसेक्ट कैसे होते हैं. हमारा जो एग होता है इंसेक्ट का दैट इज काइंड ऑफ सेंट्रोलेसिथल टाइप, क्योंकि एग ऑफ इंसेक्ट में हम क्या देखते हैं, सेंट्रोलेसिथल टाइप होता है. ऑन द बेसिस ऑफ योक हम लोग बात कर रहे होते हैं तो इसमें योक यहाँ पर सेंटर में एक्यूमुलेटेड होता है, इसलिए हम कहते हैं सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग है, क्योंकि जो रीजन एक्टिव है वो सिर्फ ये आउटर साइटोप्लाज्म ही एक्टिव होता है. ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट. एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, मैक्यूला डेंस सेल, लीवर सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. अब बताइए एंजियोटेंसिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है, मैक्यूलर डेंसा सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या फिर आपका सेल लाइनिंग ब्लड सेल्स. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद से करके लेके आए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट. इन्फेंट के अंदर वैक्सीन की फेलियर होने का क्या रीजन है. सीरम प्रोटीएज, एंडोटॉक्सिन, मैटरनल एंटीबॉडी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड. या ये तो हो नहीं सकता. सीरम प्रोटीएज, एंडोटॉक्सिन नो, मैटरनल एंटीबॉडी, सीरम प्रोटीएज, सीरम की प्रोटीएज, मैटरनल एंटीबॉडी. वेट अ सेकेंड, यस, सो सीरम प्रोटीएज इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, 149th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो प्लीज इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रोवाइड करें.